सुप्रभात बच्चों कैसे हो आप? बेटे आपको मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ अपना काम भी समय पर पूरा करना है, जो कि आप कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अब जो आज हम करने जा रहे हैं वो क्या है? वो है लिटरेचर का, साहित्य का पहला पाठ, किसको नमन करूं मैं, उसकी पुनरावृत्ति। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस पाठ की तरफ। देखिए हमने कविता पढ़ी, अब किस बात का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली बात, कवि का नाम। तो कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद इस कविता में किसकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। फिर क्यों किया है भारत की विशेषताओं का वर्णन? क्योंकि पहली बात तो ये कि वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे, उनको देश में रहने वाले भारतवासियों पर गर्व था। और दूसरी बात, वो आज की युवा पीढ़ी में भारत के प्रति, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाजों के प्रति प्रेम व अपनत्व का भाव, अपनेपन का भाव जागृत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इसकी रचना की। फिर हमें सीख क्या मिलती है अब कविता को पढ़ के, है ना? पूरा मूल यही है इस कविता का। हमें क्या सीखने को मिला? तो जी हमें तो ये सीखने को मिला कि इस कविता को पढ़कर एक और तो हमारे अंदर जो विदेशी आकर्षण है, विदेशियों के प्रति, विदेशी जो चीजें हैं उनके प्रति जो हमारे मन में एक मोह है, एक जो आकर्षण है, जहाँ वो खत्म होगा, वहीं दूसरी तरफ हमें भारत और भारतवासियों के जितने भी गुण हैं, ठीक है, जैसे अहिंसा है, न्यायप्रियता है, सत्यवादिता है, धर्मप्रियता है, इसको जानने का मौका मिलेगा। और हमारे अंदर भी देश प्रेम का जो देश के प्रति जो आदर और प्रेम है, जो श्रद्धा है, उसका भाव जागृत होगा। तो ये पूरी हमारी कविता है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आपको पेपर में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला, शब्दार्थ आ सकते हैं। अब देखिए किताब में कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पेपर में इन्हीं शब्दार्थ में से कुछ पूछा जाएगा। आपको कहीं से भी पूरी कविता को के एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। कोई भी शब्द आपको आ सकता है, इसका अर्थ बताओ, वाक्य रचना करो। वाक्य बनाते वक्त आपको सर्वनाम शब्दों से शुरू नहीं करना। जैसे गिरी आ गया, तो गिरी का क्या अर्थ है? पर्वत। अब आप वाक्य बना देंगे, मैंने गिरी देखी है, मैं गिरी पर गया था, ऐसे वाक्य नहीं बनाने। मैं, तुम, तो इन शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से वाक्य नहीं बनाने। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा वाक्य बनाना है। इसके बाद दूसरे तरीके का प्रश्न कैसे आ सकता है? जैसे मान लीजिए कविता की कोई भी पंक्ति आपको दे दी जाए और उससे संबंधित नीचे से प्रश्न पूछे जाएं। जैसे मान लीजिए मैं कविता की पहली 2 पंक्तियां ही ले लेती हूँ। तुझको या तेरे नदीश गिरिवन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश दे या मन को नमन करूं मैं। अब ये 2 पंक्तियां हैं। अब नीचे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। जैसे पहला, ये पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं, कवि का नाम क्या है, पूछा जा सकता है। फिर तुझको शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? भारत देश के लिए। फिर देह या मन को नमन करने से कवि का क्या आशय है? देह या मन को नमन करने का क्या अर्थ है? तो आप बता देंगे, देह मतलब शरीर होता है, यानी कि देश का बाहरी रूप, भौगोलिक रूप, पर्वत, नदियां, झरने। और मन क्या है? मन है उसकी मानवता, अहिंसा, देश प्रेम की भावना, ठीक है, भाईचारा, ये सारा हमारे देश का मन है, हमारे संस्कार। तो इसको आप लिख देंगे, ये एक प्रश्न भी था। फिर पर्यायवाची शब्द लिखो। तो ऐसे कि कोई भी, इस पंक्ति में नदीश दिया है, गिरी दिया है, तो नमन दिया है, देह दिया है, किसी का भी पर्यायवाची शब्द आ सकता है। फिर अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। अब दे दिया देह, तो देह का अर्थ लिखें और वाक्य बनाएं। इस तरीके से 1-1 नंबर के, 5 नंबर के ये क्वेश्चन, पठित काव्यांश जो होता है उस तरीके से आ सकता है। फिर अब और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन आपका आ सकता है, आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो भी जरूरी नहीं है बेटे, किताब में तो 2 दिए हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके वही 2 आएंगे, है ना? कोई भी पूरी कविता की पंक्तियों में से कोई भी 2 पंक्तियां उठ के आ गई, 2, 3, 4, कितनी भी पंक्तियां आ गई, इनका अर्थ बताओ। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक पंक्ति दी है, 2 पंक्तियां दी है, जहां कहीं एकता अखंडित, जहां प्रेम का स्वर है, देश देश में वहां खड़ा भारत जीवित भास्वर है। अब आ जाएगा आशय स्पष्ट करो। तो ये 3 नंबर का अगर पेपर में आता है, तो 1 नंबर का तो हो जाएगा कविता का नाम और कवि का नाम, और 2 नंबर का हो जाएगा इसका भाव बताना, इसमें क्या बताया गया है।
तो जैसे आप शुरुआत करेंगे, कैसे हमने किया भी था, ये एक प्रश्नोत्तर में हमने किया था कि उपर्युक्त या प्रस्तुत दोनों में से एक ही शब्द लिखें। प्रस्तुत पंक्तियां किसको नमन करूं मैं पाठ से ली गई हैं, जिसमें कवि रामधारी सिंह दिनकर जी यह कहना चाहते हैं कि, अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ तक लिखेंगे तो 1 नंबर। उसके बाद इन 2 पंक्तियों का अर्थ लिख दें आप अपने शब्दों में। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जहां कहीं विश्व में किसी भी देश में जहां कहीं पर भी एकता देखने को मिलती है, भाईचारा देखने को मिलता है, जहां कहीं भी लोग प्रेम पूर्वक एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, वहां देश देश में वहां खड़ा, तो वहां पर कोई ना कोई भारतवासी जरूर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होगा। पूरे विश्व में जहां कहीं भी एकता और प्रेम का स्वर है, वहां कोई ना कोई चमकता भारतवासी होगा। कवि को ऐसा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने शब्दों में उसका अर्थ लिख सकते हैं। फिर बाकी प्रश्नोत्तर तो बेटे किताब में दिए हुए हैं, वो आपने करने ही है, लेकिन जरूर आपको अपने शब्दों में भी अध्यापक कोई भी प्रश्न बना के दे सकता है, बस आपको पता होना चाहिए इस कविता के बारे में। जैसे मान लीजिए प्रश्न मैंने बना दिया कि भारत की कौन सी विशेषता पर आपको गर्व है और क्यों, बताओ भाई कौन सी विशेषता। आप कोई भी विशेषता लिख सकते हो जी। भारत की जो विशेषता है कि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। आप लिख सकते हो भारत की जो सहनशीलता की भावना है यहाँ के लोगों में, वो मुझे पसंद है। कोई भी गुण जो आपको पसंद है भारत के अंदर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भारत में कोई एक नहीं बहुत सी विशेषताएं हैं जिन पर मुझे गर्व है। ठीक है, और वो विश्व के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती। कैसे भी करके आप उसको आंसर को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। फिर दूसरा पूछा जा सकता है कि भारत एक समृद्ध देश है ना, एक बहुत ही सब कुछ है इस देश में, लेकिन फिर भी युवाओं का विदेशी आकर्षण के पीछे क्या कारण है? क्यों आज की युवा पीढ़ी विदेशों के प्रति भाग रही है, पागल हुई पड़ी है? इतना सब कुछ है भारत में, भारत विश्व के महान देशों में से एक देश है, ठीक है, लेकिन फिर भी भारत के लोग यहाँ रहना नहीं चाहते, क्यों? तो ये भी आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आप कारण दे सकते हैं कि क्यों यहाँ लोग नहीं रहना पसंद करते। फिर आप भारत को विश्व में किस स्थान पर देखते हैं और क्यों? अब कवि के अनुसार तो भारत जो है वो किसी स्थान का मोहताज नहीं है, भारत को कोई नंबर 1 नंबर 2 नहीं है, भारत उन सबसे बढ़कर है। भारत एक महान देश है, ठीक है, हम उसको किसी स्थान पर ला ही नहीं सकते, इतना महान है। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप कवि से सहमत हो कि हाँ भारत एक अतुलनीय देश है, उसकी तुलना कर ही नहीं सकते, और क्यों? तो ये आप